दिल डरता है अब शिकायतें करने से, क्योंकि लोग गलती सुधारने की जगह आजकल छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आपका और प्रारंभ करते हैं। हमने कक्षा 11 की अंतरा भाग एक पुस्तक प्रारंभ कर रखी है और आज उसका हम 14वां अध्याय देखेंगे। 14 नंबर, संध्या के बाद, सुमित्रा नंदन पंत साहब का। ठीक है, पंत साहब का परिचय हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखा और बहुत विस्तार से मैंने आपको वहां पर बताया था। आज इस पुस्तक के अंदर जो परिचय इनका वो देखेंगे और यहाँ से सीधा सीधा इनके विषय में कोई ना कोई सवाल है जो परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। ये प्रमुख हस्ताक्षर हैं अपने हिंदी साहित्य के अंदर। ठीक है, और जो इनकी रचना है संध्या के बाद, इसको हम देखेंगे। थोड़ी बड़ी रचना है, संभव हुआ तो एक कक्षा में, नहीं तो 2 पार्ट में इसको पूरा करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करते हो यार, 1000-2000 लोग देख लेते हो एक दिन के बाद में, लेकिन आप लाइक करोगे तो यूट्यूब है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजेगा, तो निःशुल्क रूप से और साथियों की मदद हो पाएगी। ग्रेड 1 2 का कंप्लीट पाठ्यक्रम यहाँ पर निःशुल्क चल रहा है, तो थोड़ा आपसे भी मैं सहयोग अपेक्षित रखता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मामला अपना आगे बढ़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम को ज्वाइन है जो आपको करना है। और जल्द ही टेस्ट सीरीज की योजना बन रही है। मात्र 100-150 रुपये का शुल्क होगा, उसका ज़्यादा नहीं होगा, 100-150 रुपये महीने भर का, और लगातार 5-6 महीनों तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी, चैप्टर वाइज, फिर काव्य शास्त्र वगैरह सारी चीज़ें। तो कैसे क्या लोग आप जुड़ सकते हो वो भी मैं आप सबको बता दूंगा। प्रारंभ करते हैं साहब। सुमित्रा नंदन पंत, परिचय देखिए। पंत साहब का जो जन्म है अल्मोड़ा उत्तरांचल के कोसानी गांव में हुआ। ठीक है, 1900 में, तो ये जरूर ध्यान में रखना, 1900। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें पंत साहब की, तो वो अल्मोड़ा में ही हुई और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में करते हैं ये, और बाद की जो आगे की शिक्षा है वो बनारस और इलाहाबाद में है जो होती है इनकी। 1919 में, महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा, 1919 में ये गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होते हैं और बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी जो छोड़ देते हैं। तो 1919 में गांधी जी के, अब तो ये पूछ लिया जाए किनके भाषण से और कब प्रभावित होकर इन्होंने परीक्षा दिए बिना शिक्षा को अधूरी छोड़ दिया था और स्वाधीनता आंदोलन में है जो सक्रिय हो गए। तो 1919 में गांधी जी ने एक भाषण दिया, उससे ये प्रभावित हुए और फिर उन्होंने पढ़ाई जो छोड़ दी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक काव्य कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। मामला तो जोड़ तोड़ तो शुरू में ही करने लगे थे, लेकिन रियलिटी में वास्तविक रूप से जो कवि कर्म है वो बाद में प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। तो ये पल्लव है जो काव्य संग्रह किनका है, पंत साहब का, कई बार पूछा गया है। और उन्होंने सन 1938 में रूपाब नामक पत्रिका भी निकाली। ये पत्रिका से संबंधित भी 2nd-1st ग्रेड में पिछली बार सवाल पूछा गया है। रूपाब पत्रिका 1938 में किन्होंने निकाली, पंत साहब ने। ठीक है, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो रूपाब पत्रिका का विशेष योगदान क्या है साहित्य के क्षेत्र में, प्रगतिशील साहित्य के क्षेत्र में योगदान है इसका। ठीक है, पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। तो ये पूछ लिया जाए पंत जी किस प्रकार के कवि हैं, किसके कवि हैं, तो पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, ये पूछा जा सकता है यहाँ से सीधा उठाकर। छायावादी कवियों में बात करें तो वे सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे। ये सवाल एक बार पूछा गया है। सवाल क्या बन जाएगा, सवाल ये बन जाएगा कि छायावादी कवियों में सबसे अधिक भावुक और कल्पनाशील कवि कौन है, या इस रूप में कौन चर्चित रहे हैं, तो कौन हो जाएंगे, पंत साहब है जो अपने हो जाएंगे। छायावादी कवियों में सबसे अधिक भावुक और कल्पनाशील कवि, ये सवाल बहुत अच्छा बन सकता है। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तन जो होने वाली प्रकृति है, उसका जो गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र है जो देखने को मिलता है। तो प्रकृति गत्यात्मक है, बिल्कुल चलायमान है, मूर्त रूप में है, और जिसको सजीव चित्र है, सजीव झांकी है जो अपनी रचनाओं में, अभिव्यक्ति में ये प्रकट है जो करते हैं।
प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में ही पंत जो है वो मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं, ध्यान में रखना। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए सवाल ये बन जाए यहाँ से विशेषता, निम्न में से पंत के काव्य की विशेषता नहीं है, कल्पनाशीलता, रहस्यानुभूति, मानवतावादी, एक और कोई दे दिया, जातिवादी दे दिया मान लो, तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, जातिवादी है जो नहीं होगी। कल्पनाशीलता इनके काव्य की विशेषता, रहस्यानुभूति भी देखने को मिलती है और मानवतावादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। अगर विशेषताओं से सवाल बनाए तो इस प्रकार जो बनाया जा सकता है। आगे देखिए, पंत का जो संपूर्ण साहित्य है वो आधुनिक चेतना का वाहक है। पंत साहब का जो साहित्य वो आधुनिक चेतना को लेकर है जो आगे बढ़ता है। आधुनिक चेतना का वाहक से तात्पर्य आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसको लेकर आगे, जो अपनी पताका है जो लेकर आगे बढ़ता है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को एक नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास होता है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया, इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। यह सवाल भी एक बार पूछा गया है, शब्द शिल्पी कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, पंत साहब। और शब्द शिल्पी कवि क्यों कहा जाता है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी की जो काव्य भाषा की जो व्यंजना शक्ति का इन्होंने विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। लोग इस प्रकार से काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया इन्होंने खड़ी बोली में कि लोग अपने विचार भाव आसानी से जो प्रकट कर सके, इसी वजह से इनको शब्द शिल्पी कवि भी है जो कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। इनको अनेक पुरस्कारों से है जो नवाजा गया है, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे कि मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था आपको, पाठ में जो आ जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर क्या मिला तो ठीक है, वो उस समय ध्यान में रख लेना। बाकी में अलग से साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को किस रचना पर मिला वो अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला इसका दोनों का एक एक सेपरेट अलग से वीडियो में बना दूंगा, तो आपका वहीं सा सारा क्लियर हो जाएगा जितने भी आज तक मिले हैं इसको। ठीक है, तो सवाल यहाँ से एक बन सकता है, निम्न में से पंत जी को पुरस्कार नहीं मिला। सवाल बन गया, निम्न में से पंत जी को पुरस्कार नहीं मिला तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, तीन तो ये दे दे और एक दूसरा दे दे कि उत्तर प्रदेश का कोई शिखर सम्मान हो गया या कोई और कोई दे दिया। तो ये ध्यान में रखना। इस तरीके से लिखिए पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां, अंडरलाइन करते चलिए। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। और इनकी मैंने विस्तार से जो पहले पूर्व में परिचय पढ़ाया था आपको पिछली कक्षाओं में, तो पूरा डिटेल से सन के साथ में किस रचनाकाल क्या है, कौन सी प्रगति समय की है, कौन सी किस समय की है, वो सारी मैंने आपको उस समय डिटेल से बताया था। तो उतना तो आप देख लेना वो, और उतना ही नहीं तो कम से कम जो दिया हुआ है उतना तो याद होना ही होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल ऐसे आएगा अगर किताबों से आया तो। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, उत्तरा और कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ये सभी की सभी क्या है, काव्य कृति हैं पंत साहब की। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की। तो परिवर्तन पूछ लिया जाए किस प्रकार की कविता है, लंबी कविता है, ठीक है। और लोकायतन क्या है, महाकाव्य है। लोकायतन क्या है, महाकाव्य है, ध्यान में रखना। आज जो इस किताब के अंदर, इस पाठ्य पुस्तक में कौन से में, अंतरा भाग 1 के अंदर हम जो कविता पढ़ेंगे जो संकलित है वो है संध्या के बाद। क्या नाम रचना का, संध्या के बाद, और उनके ग्राम्य संकलन से है जो ली गई है। डायरेक्ट यहाँ से सवाल बन जाएगा साहब कि संध्या के बाद कविता पंत जी के किस संकलन से ली गई है। तो
ग्राम्या संग्रह से ली गई है संध्या के बाद? बिल्कुल बढ़िया सवाल बनता है। ग्राम्या का जो मूल स्वर है वो ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। ठीक है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव का जो वातावरण है, अब संध्या के बाद नाम से प्रकट हो रहा है कि इसमें क्या क्या वर्णन होगा। तो इस कविता में क्या, सांझ के समय गांव का जो वातावरण है वो जनजीवन और वहाँ प्रकृति का जो सुंदर चित्रण है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं ये, जिसमें क्या वृद्धाएं विधवाएं खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण है जो उल्लेखनीय है यहाँ पर। आ गई बात समझ में? तो ये होती है साहब अपनी पंत साहब का परिचय और पंत साहब के इस रचना के बारे में, संध्या के बाद जो रचना है इसके बारे में थोड़ा सा प्रसंग आता है। ठीक है। अब देखते हैं हम इस कविता को और इसका भावार्थ शब्दार्थ वो देखते हैं। देखिए साहब कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिह्वा विश्लत कैंचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल, और धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित, नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, और सिकता सलिल समीर सदा से, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, और अनिल पिघल कर सलिल सलिल, जो गति द्रव्य खो बन गया लवपल। यहाँ तक हम इसको देखते हैं। शब्दार्थ बता देता हूँ मैं आपको पहले, फिर भावार्थ की ओर जो चलते हैं। सांझ, सांझ यानी साहब थोड़ा सा इसको मैं बारीक कर देता हूँ। सांझ यानी संध्या का समय। ठीक है बात। तरु जो आया है ना, तरुशिखा, तरुशिखा यानी तरुशिखा हो जाएगा, तरुशिखर या तरुशिखा, जो अपने क्या बोलते हैं वृक्ष, जो वृक्ष तरु है, वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा होता है तरुशिखर, वृक्ष का ऊपरी छोर, यहाँ टिक टोली कैसे कहाँ, ऊपरली ऊपरली डाली कैसे कहाँ, तरुशिखा वृक्ष का ऊपरी हिस्सा। ताम्रपर्ण जो आया, तांबे की तरह लाल रंग के पत्ते, ताम्रपर्ण तांबे की तरह क्या, लाल रंग के पत्ते, तांबे की तरह। ठीक है। संध्या के वर्णन, तो शाम को सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो इस तरह का तांबे के से लगते हैं वो पत्ते, तांबे की तरह लाल रंग के पत्ते, यूं कहते हैं। शतमुख यानी सैकड़ों मुंह, शतमुख यानी सैकड़ों मुंह। आगे बात समझ में। इसके बाद में स्वर्णिम यानी सुनहरी होती है। निर्जर यानी झरने, निर्जर यानी झरने, आसान है, समझ में आ जाएगा। झरने। ज्योति यानी प्रकाश, स्तंभ यानी खंभा होता है। सरिता, सरिता का लिख लीजिए नदी, सरिता माने नदी। बिल्कुल आराम से दिमाग को खुला रख के, कानों को खुला रख के सुनेंगे समझेंगे तो बिल्कुल भावार्थ अच्छे समझ आ जाएगा। सरिता नदी। ओझल यानी गायब, और जो आया है ये अपने वृद्ध जिहन, ये जो है इसमें हो जाएगा आपके, इसका अर्थ हो जाएगा वक्र या टेढ़ा अजगर कह सकते हैं। जीव विश्लत कैंचुल सा, टेढ़ा अजगर कह सकते हैं। ठीक है। और विश्लत यानी थका हुआ, विश्लत का ध्यान में रखना, थका हुआ। और बृहद जिहन आया है ना, ये आया है इसके एक तरह वक्र कह सकते हैं या फिर टेढ़ा अजगर, टेढ़ा अजगर। ठीक है। इसके बाद में विश्लेष थका हुआ हो गया। अनिल वायु होता है। उर्मिया, उर्मिया यानी किरणें, उर्मिया माने क्या हो जाएगा, किरणें, सूर्य की जो किरणें वो उर्मिया। सर्पांकित यानी सर्प सांकित, सर्प सा अंकित। ठीक है मामला। इसके बाद में हम बात करें तो शब्द लोड़ित,
लोडित ध्यान में रखना यानी मथित या मथा हुआ, लोडित यानी मथा हुआ, मथित। रजत यानी चांदी होता ही है, रजत यानी क्या होता है, चांदी। जलद यानी बादल होता है, पता है आपको। बिंबित यानी परछाई। और सिकता, सिकता यहाँ पर आया बालू रेत के लिए। सिकता किसके लिए आया, जो बालू रेत होती है ना उसके लिए, सिकता माने बालू रेत। सलील यानी पानी होता है, स्नेह पास यानी प्रेम का बंधन। लवोपल, ये जरूर लिख लीजिएगा। लवोपल पूछा जा सकता है, लवोपल का अर्थ है, लवोपल का हो जाएगा आपके बर्फ के टुकड़े, बर्फ के क्या टुकड़े, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे ओले, छोटे छोटे ओले भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से बर्फ के टुकड़े तो होते हैं, छोटे छोटे ओले। तो ये यहाँ पर शब्दार्थ हो गया। इसके भावार्थ को देखते हैं। आप देखिए साहब कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। तो कवि ने यहाँ पर संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए जो वर्णन किया है, तो पहला सवाल तो यही बन जाता है कि कवि ने संध्या को किस रूप में चित्रित किया या किस पक्षी के रूप में चित्रित किया है। तो माफ करें, कवि ने संध्या को किस रूप में चित्रित किया है, तो ध्यान में रखना, संध्या को लिख लीजिए साइड में पहले, अभी संध्या को पक्षी के रूप में चित्रित किया है, पक्षी के रूप में। अब ये सारा वर्णन आपको ध्यान में रखना है कि संध्या क्या है, एक पक्षी है, जो सांझ का समय उसको पक्षी के रूप में चित्रित किया है। और फिर आगे कवि कहता है, क्या कहता है कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, कि ये जो संध्या रूपी पक्षी है ना, अपने पंखों को समेटकर अपने लाली के साथ पेड़ों की जो ऊपरी ऊपरी जो शाखा है ना, वहां जाकर बैठ गई। सिमटा पंख सांझ की लाली, संध्या रूपी जो पक्षी है वो अपने पंखों को समेटकर और कहाँ पर जाकर बैठी है, तरु शिखरों पर, जो पेड़ों की डालियां उसकी ऊपर ऊपर जो शाखा है उस पर जाकर बैठ गई है। कहीं पक्षी जो ऊपर जाकर बैठते हैं ना, कोई पीपल का वृक्ष होता है बहुत ऊंचा, उसके ऊपर आखिरी ऊपर के ऊपर टहनी पर जाकर बैठता है। तो उसी प्रकार से संध्या को पक्षी यहाँ पर चित्रित करते हुए कहता है कि संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को तो समेट लिया उसने शाम के समय, और अपने लाली के साथ में पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठ गया है। यानी कि आप थोड़ा सा अंदाज लगे, शाम के समय सूर्य जो होता है अस्त होने वाला, तो उसमें ऐसा लगता है ना ऊपर बिल्कुल टॉप पर पहुंच के बिल्कुल डूबने वाला सा छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो उस चित्र को खोपड़ी में रखी और यहाँ पर उसको पक्षी के रूप में देखी कि ऊपर ऊपर जाकर है जो बैठ गया है। ठीक है, अर्थात हम कहते हैं संध्या की जो लाली, अब आगे देखिए, ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्जर। जो संध्या की लाली है वो पेड़ों की मतलब टॉप पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी सी, और तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान। ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, अब तांबे का जो रंग होता है वो पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले जो झरने वो सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्जर। तांबे के रंग के जो पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में जो बह रहे हैं। अब झरने है जो यहाँ पर जो बह रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं उस प्रकाश पड़ने से, जो पीला पीला शाम का प्रकाश पड़ रहा है, तो कि संध्या के समय तांबे के रंग के जो पीपल के पत्ते हैं उन पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में जो बह रहे हैं। जैसे कि जो झरना होता है उसकी कई धाराएं होती है, उस पर जो प्रकाश पड़ता है उस समय तो वो पीला पीला लगता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने क्या सुनहरी धाराओं में जो बह रही हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि झरनों के जल पर क्या पीला प्रकाश पड़ रहा है, झरनों के जल पर क्या पड़ रहा है, पीला प्रकाश है जो पड़ रहा है। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। कि क्षितिज पर जो छिप रहा, क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आकाश जो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये ध्यान में रखना, ये सवाल पूछा गया। क्षितिज, धरती और आकाश जहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज पर छिपता सूर्य नदी में प्रतिबिंब, नदी के अंदर इस प्रकार से प्रतिबिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा, प्रदर्शित हो रहा है, जैसे कि प्रकाश का क्या खंभा सा है एक तरीके से।
कोई नदी है और शाम का समय और सूरज का उसमें प्रकाश पड़ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है ना कोई खंबा सा खड़ा है एक तरीके से। तो ज्योति स्तंभ सा दस सरिता में, सरिता यानी नदी के अंदर एक प्रकाश का जो पुंज है एक खंबे के रूप में सूर्य क्षितिज पर होता है ओझल। सूर्य के जो सूर्य क्षितिज पर इस तरीके से ओझल हो रहा है जैसे कि वो सरिता नदी के अंदर इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कोई खंबे सा है जो धसा हुआ है, खड़ा हुआ है, इस प्रकार से जो जान पड़ता है। ठीक है, तो यह सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्षितिज पर जो छिपता सूर्य है वो किस प्रकार से जो नजर आ रहा है, एक तरीके से प्रकाश का खंबा सा जान पड़ रहा है। किस प्रकार है? प्रकाश का खंबा, ज्योति स्तंभ सा। ठीक है, तो सूर्य क्षितिज पर होता ओझल किस प्रकार से लग रहा है भाई साहब? ज्योति स्तंभ सा एक तरीके से दस सरिता में। ठीक है, आगे देखिए, बृहद बृहद जिह्न विश्लत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। यहां से पक्का सवाल पूछा जा सकता है कि कवि क्या करता है, गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कहता है, तो लगता चितकबरा गंगा जल। तो पूछ लिया जाए कवि ने गंगा जल को किस प्रकार का जल बताया? चितकबरा रंग का, चितकबरे का तरीके से चितकबरा लगने वाला। तो ये ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा सा अजगर है जो थका हुआ लेटा हो। इसके अंदर बृहद जिह्न विश्लत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल, जो गंगा का जल चितकबरा सा लग रहा है उसके अंदर मानो कोई बड़ा सा अजगर है जो थका हुआ लेटा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया ना, टेढ़ा अजगर, बड़ा सा अजगर, विश्लत यानी थका हुआ सा लग रहा है वहां पर, और नदी थका हुआ सा लग रहा है। आगे देखिए, धूप छां के रंग की रेती, धूप छां के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। जो नदी का तट है, तट के ऊपर जो वहां की जो रेत है वो धूप छां के रंग की है। अब शाम के समय आपको पता है न तो तेज प्रकाश रहता है न बिल्कुल छाया सी रहती है, तो जो नदी के किनारे वाली जो रेत है ना वो धूप छाया के रंग की है जो लगने लगी है। धूप छाया के, आपने किसी बीच पर गए और शाम के समय बीच सनसेट देखा होगा आपने, सूर्यास्त का समय, तो आपको जो रेत लगती है वो धूप छांव की रहती है जो लग रही है, और उसके ऊपर अनिल उर्मियों से सर्पांकित, और इस प्रकार से लग रही है कि वह हवा के चलने पर सर्प की सी जो आकृति लेती है। जैसे ही आप रेगिस्तान वगैरह में देखते हो शाम का समय जो हवा चलती है तो उनकी जो रेत है वो ऐसी धूप छांव जो रेत है वो इस तरीके से धारियां सी जो बन जाती है। तो इस प्रकार से लग रहा है यहाँ पर कि हवा के चलने पर जो नदी तट की जो रेती धूप है ना वो धूप छां के रंग की है रेत, और वह हवा के चलने पर क्या सर्प की सी आकृति ले लेती है। अनिल उर्मियों से सर्पांकित, अनिल उर्मियों से हवा के चलने पर जो है एक तरीके से, और साथ में किरणें जो पड़ रही है, तो इस प्रकार से लग रहा है कि वो सर्पांकित सर्प की आकृति है जो ले रही है भाई साहब। ठीक है, नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जल में बिंबित। नील जो नदी के नीले जल पर, नदी के नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंब जो पड़ता है तो उसे पीला बना देता है। अब आप कहोगे कोई नदी का नील लहरियों से लोड़ित, कि नदी का जल नीले के सिवा आसमान नीला होता है तो उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है पानी में, तो उसका जो नीला जल है ना, नदी का जो नीला जल है वो सूर्य का जो प्रतिबिंब उसमें पड़ता है ना, तो वो क्या, उसको क्या रंग क्या हो जाता है, पीला बन जाता है। तो नील लहरियों में लोड़ित मतित पीला जल रजत जल से बिंबित, तो वो पीला बना देता है, तथा उस पर बादलों की जो सफेदी पड़ रही है ना, बादलों की जो सफेदी पड़ रही है वो है जो वहां पर दिखाई है जो दे रही है। ऊपर से बादलों की सफेदी पड़ रही है और कहीं कहीं जो आसमान नीला है तो उससे वो नीला नीला दिखाई दे रहा है, और नीले के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या, पीला बना जाता है। तो नदी के नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे क्या कर देता है, पीला बना देता है, तथा साथ साथ उस पर बादलों की सफेदी है जो पड़ रही है। पीला जल रजत जलद से बिंबित, बादलों की सफेदी है जो पड़ रही है चांदी की सी। ठीक है, सिकता सलिल समीर सदा से, सिकता सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पास में बंधे समुज्वल। तो रेत पानी तथा जो हवा है सदा से आपस में प्रेम बंधन में बंधे हुए। यहाँ पर कहना यह चाह रहा है जो बालू रेत है, जो अपने पानी है, जो हवा है, ये आपस में ही समीर, ये समीर जो ये सदा से क्या, स्नेह पास में बंधे समुज्वल,
सिकता हो गया, सलील हो गया, समीर हो गया, यानी कि रेत हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई, ये सदाई सदा से ही क्या है, स्नेह पास में, यानी प्रेम बंधन में एक तरीके से बंधे, सारे के सारे रेत, पानी वगैरह हवा वगैरह सारे के सारे क्या कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, देखिए आगे, इस माफ कीजिए स्नेह पास में बंधे समुज्वल, तो अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव्य खो बन गया लवोपल। तो इस समय जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि हवा तो पिघल कर पानी बनती है, अनिल पिघल कर, अनिल यानी हवा पिघल कर क्या बनती है, सलिल सलिल, हवा तो पिघल कर क्या बन रही है, पानी बनती है, और पानी अपनी गति होकर छोटे छोटे बर्फ के कण ओलों में परिवर्तित हो जाता है। ज्यों गति पिघल कर सलिल, और सलिल ज्यों गति द्रव्य खो बन गया लवोपल। तो यहाँ पर कवि ये इस प्रकार से प्रकट कर रहा है कवि की कि हवा तो पिघल कर क्या पानी बन जाती है, और पानी अपनी गति खोकर क्या कर देता है, छोटे छोटे जो बर्फ ऊपर बादल बन जाते हैं, तो छोटे छोटे बर्फ के क्या कणों के रूप में, ओलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीके से प्रकृति में क्या तरह तरह के परिवर्तन है जो देखने को मिलते रहते हैं। आ गई बात समझ में? एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, और अच्छे समझ में आएगा। तो पहला सवाल तो संध्या को पक्षी के रूप में चित्रित किया गया, शाम के समय का वर्णन किया गया इसमें, और जो यहाँ पर आया ज्योति स्तंभ सा और केंचुल सा में उपमा अलंकार है, ज्योति स्तंभ सा और जो आया अपने केंचुल सा, यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, आगे देखिए, आज की वीडियो में साथ में इतना ही देखेंगे। थोड़ी सी गले में परेशानी हो रही है, वह आप बोलोगे सर अपने इस खराश का कुछ इलाज करते क्यों नहीं? तो साहब जो अपना वोकल है गले का वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो ये उस हिसाब की खांसी नहीं है जिस हिसाब की आप समझ रहे हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा बोलने की वजह से, क्लासेस लेने की वजह से वो हो गया। तो उसकी दवाई चल रही है, दवाई क्या बड़े बड़े डब्बे हैं जो दवाई के चल रहे हैं, ले रहे हैं, तो धीरे धीरे ठीक होगा। तो आगे की जो व्याख्या है भावार्थ वो हम नेक्स्ट पार्ट में है जो देखेंगे, आज इतना ही देखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे, उतना ही मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप जो मेहनत करें उसको बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, सराह रहे हैं लोग। और पहली बार देख लो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4300 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस चैनल को ज्वाइन है जो आप कर लीजिएगा। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल, अगर आप डिमोटिव रहते हैं किस प्रकार से क्या पढ़ाई करें, तो दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है आदि की आवाज़। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आदि की आवाज़ नाम से, वहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले, उनको देखकर आप अपने आप को ऊर्जा के अंदर तब्दील कर सकते हो, ऊर्जावान महसूस कर सकते हो, पढ़ाई के अंदर लग सकते हो। फिर मिलता हूँ, जय हिंद।